प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग दोनों मिलाकर 14 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और दोनों में से क्वेश्चंस 6 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं, मतलब जो 6 मार्क्स से क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें से ऑर्गेनाइजिंग भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद केस स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए, हमने ये सोचा है कि हमें क्या काम करना है, ठीक है। बट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया होगा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क होता है और डिवीजन होता है। पहले आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड किया जाता है, उसके बाद उन्हीं कामों के बेसिस पर हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। जब काम पता चल जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है, डेलीगेट की जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटेंगे, किसके अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा जो गोल हमने सोचा है वो गोल हमारा पूरा अचीव हो जाए, ठीक है। अब यहां पर वो यही पूछ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए SAT CEO, ये इसका एक्रोनिम है, जिसमें S है हमारा स्पेशलाइजेशन, कि सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से स्पेशलाइजेशन का। कैसे? जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम बांटा जाता है तो आप रिपीटेड परफॉर्मेंस करते हो। हमने किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, वो डेली वही काम कर रहा है। जैसे अगर मैं एक स्कूल टीचर हूं, अब हमारे स्कूल में उन्होंने हमें भी तो काम बांटा ना, मुझे कॉमर्स स्ट्रीम दी और उससे मुझे 2 सब्जेक्ट्स दिए उन्होंने, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। अब मैं रिपीटेडली वही पढ़ा रही हूँ, डेली जाके मुझे वही काम करना है। तो उससे क्या होगा, जब हम रिपीटेड परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और एफिशिएंसी हमेशा स्पेशलाइजेशन लेकर आती है। जब आप किसी भी काम को बार बार करते हो ना, पहली बार जब हम किसी काम को करते हैं तो उसको करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, बट जब बार बार उस काम को करते हैं तो हम प्रो बन जाते हैं उसके। तो वो प्रो वर्जन जो है आपको वही देता है क्या, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड है रिपीटेटिव परफॉर्मेंस। उसके बाद सेकंड है हमारे पास अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, काम को बांटते हैं, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस होती है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम यहां पर मॉडिफाई किया जाता है। मतलब जैसा इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहां पर जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उन चेंजेस के साथ अपने आप को क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। अडेप्ट मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करना कि उसी के तरीके से हम भी काम करना शुरू कर दें, ठीक। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉइज। यहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो अभी अगला है ही हमारा, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है काम को किसी को सौंपना। जैसे कि तुम्हारे पापा की कोई एक दुकान है और डेली वो दुकान तुम्हारे पापा ही चलाते हैं, बट क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ा दिया है तो आजकल वो किसी दूसरे स्टेट में बिजनेस संभाल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली वीक में 2 डेज वो अपने दुकान की चाबी तुम्हें पकड़ा के जा रहे हैं और तुम्हें कह रहे हैं कि आपको काम करना है। दैट मीन्स उन्होंने कहीं ना कहीं उन 2 दिन के लिए अपनी अथॉरिटी तुम्हारे हाथों में सौंप दी है, ठीक है। तो जब उन्होंने वो अथॉरिटी तुम्हें सौंपी होगी तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई होगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो अकाउंटेबिलिटी भी आती है, जवाबदेही। आके पूछेंगे बेटा क्या किया आपने 2 दिन उस दुकान पे। तो यहां पर क्या होता है कि जो चीज आपको पहले नहीं आती थी लेकिन जब आपके हाथों में जिम्मेदारी आई तो आपने उसको सीखा ना, तो कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट हो रहा है कि कल को अगर पापा ने दूसरी दुकान खोल ली तो आप रेडी हो काम करने के लिए, क्योंकि आप सीख गए, धीरे धीरे करके आप सीख गए। तो इस तरीके से पर्सनल्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब देखो जब आपका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो एक्सपेंशन और ग्रोथ, पापा ने दूसरी दुकान खोली, अदर स्टेट्स में भी बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया, तो एक्सपेंशन हो गया बिजनेस का, और बिजनेस के एक्सपेंशन के साथ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, नए डिपार्टमेंट्स ऐड हो रहे हैं, नए नए एम्प्लॉयज यहाँ पर आ रहे हैं, नई जॉब पोजीशंस आप डिफाइन कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कैसे हो चुके हो, अब डेवलप्ड हो चुके हो, क्योंकि डेलीगेशन की वजह से आपके स्किल्स डेवलप हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मैंने जब डेफिनेशन आपको समझाई तो एक बात मैंने बोली कि यहाँ डिफाइन किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यहाँ क्लियरली बता दिया जाता है कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, और जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट आपको बता दिया गया तो आपको आपका दायरा भी बता दिया जाता है कि आपकी कितनी अथॉरिटी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जाके आंसर करेगा, हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम,
ये चीज यहीं पे क्लियर हो जाती है जब आपको सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता बता दिया जाता है, तो किसी भी तरीके की एम्बिग्युइटी यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जब आप यहां पर ड्यूटीज डिफाइन कर रहे हो, रोल्स डिफाइन कर रहे हो, तो उसे के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज भी जाएंगे। जब एलोकेशन ऑफ वर्क अच्छा होता है ना, तो रिसोर्स चाहे कोई सा भी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, उन सभी का सही यूटिलाइजेशन होगा। और जब यूटिलाइजेशन सही होगा तो उसे आप कौन से वाला यूटिलाइजेशन कहेंगे? ऑप्टिमम। क्यों? और ये सब कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एलोकेशन ऑफ वर्क सही हुआ है। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डेलीगेशन। व्हाट इज मेंट बाय डेलीगेशन? और देखो अगला दिख रहा होगा डिसेंट्रलाइजेशन। मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट पहले एक बार बता दूं, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ। सपोज करो कि ये एक सुपीरियर है और ये एक सबऑर्डिनेट है। ये किसी हायरार्की में इस तरीके से है, ये सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है। जब इस सुपीरियर ने अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को जब अथॉरिटी दी, तो दिस इज डेलीगेशन। ठीक है, बट ये सारे भी सबऑर्डिनेट्स हैं और ये ऊपर सुपीरियर है। जब इस सुपीरियर ने अपने नीचे जितने भी लोग काम करते थे, उन सभी लोगों को जब उसने अपनी अथॉरिटी बांट दी, शेयर कर दी उनके साथ, मैं ये नहीं कहूंगी कि दे दी, शेयर कर दी, तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी among the lowest level of management. So which is the wider concept? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा फ्रेज यूज करते हैं हम लोग डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए, दैट व्हेन वी डेलीगेट आवर अथॉरिटी, we multiply by 2, but when we decentralize our authority we multiply by many। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई कि क्या है? अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो। तो डेलीगेशन की पहली, अच्छा डेलीगेशन के लिए एक्रोनिम मैंने बनाया है, बेस्ट फ्रेंड को करो डीएम, कॉल और ईमेल। ठीक है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन की वजह से ही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिश्ता बना है। अगर सारी अथॉरिटी, सबके पास सिमिलर लेवल ऑफ अथॉरिटी होगी, तो कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसकी सुन रहा है? ये अथॉरिटी का डिवीजन है आपके जॉब पोजीशन की वजह से, आपके अथॉरिटी में डिफरेंशिएशन है, तभी तो एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट होता है। तो मैनेजमेंट हायरार्की का बेस ही ऑर्गेनाइजिंग से आता है, क्योंकि यही बताता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट क्या है, किसके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, सेकंड इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। वो हमें यहीं से पता चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग से ही, कि क्योंकि यहां पर आपको ना चांस दिया जाता है। देखो जब तक पापा ने अपने बेटे को उस दुकान की चाबी नहीं दी थी ना, तब तक पापा को भी नहीं पता था कि मेरे बेटे के अंदर कुछ हिडन टैलेंट हो सकता है। कल को अगर मैं कोई नई दुकान खोलूंगा तो उसमें अपने बेटे को ही बिठा सकता हूँ, कोई बाहर से रखने की जरूरत नहीं है। बट जैसे जैसे उन्होंने ये 1 महीने तक उसको चाबी सौंपी और देखा कि वो सीख गया और अच्छे से चला रहा है, तो अब उन्होंने तुरंत नई दुकान ली और उनके पास एक रेडी वर्कफोर्स है, उन्हें पता है कि उनका बेटा रेडी है बिल्कुल दुकान संभालने के लिए, और उन्होंने उसको, राजू को काम पे लगा दिया। तो ग्रोथ हुई ना। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। देखो बिल्कुल यहीं से समझ में आ रहा है ना, वही सेम चीज है जो यहाँ पढ़ रहे हो वो यहाँ पर दिख रहा है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज वही कि देखो राजू को पता तो था कि बिजनेस कैसे चलता है, बट जब उसने प्रैक्टिकली 2 दिन हर हफ्ते 2 दिन उसने काम करना शुरू किया, तो उसे पता चला कि बिजनेस करते हुए कैसी कैसी चीजें सामने आती हैं, और उसने उन चीजों को करना सीख लिया। तो कहीं ना कहीं स्किल्स जो है आपके वो इंप्रूव होते हैं जब आप प्रैक्टिकली चीजों को करना शुरू करते हो, और वो कब कर पाओगे? जब तुम्हें मौका मिलेगा, और डेलीगेशन आपको वो मौका देता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटर कंट्रोल। जब पापा ने राजू को दुकान की चाबी दी, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं कि भाई गल्ले में पहले बहुत सारा पैसा था, वो खत्म हो गया, राजू कहाँ गया वो? डेलीगेशन 3 चीजों को लेकर आता है, अथॉरिटी यानी कि पावर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ड्यूटीज देता है, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी बोलता है। तो यहां पर 3 चीजें जब आ जाती है ना कि भाई देखो हमने चाबी आपको दी, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर थी, तो अब जवाब दो कि कहां गए वो पैसे, तो आप उसका आंसर करोगे। तो जब उन्हें पता है ना कि किससे जाके आंसर पूछना, तो कंट्रोल अपने आप आएगा। उसे पता है कि पापा मुझसे ही आके पूछेंगे कि क्या किया मैंने इन 2 दिन में, तो कंट्रोल बना रहेगा। उसके बाद मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक बात बताओ कि सपोज करो कि दादाजी के 2 पोते, ठीक है, अब दादाजी को दोनों पोतों के बारे में नहीं पता कि कौन सा ज्यादा कैपेबल है, शक है थोड़ा सा। तो यहां पर दादाजी ने
अपने छोटे बेटे को, दादाजी ने अपने छोटे बेटे को सपोज करो कि वही फिर से अपने दुकान की चाबी दी। उन्हें लगता है कि शायद छोटे वाला जो मेरा पोता है वो थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार है। तो जिस दिन वो चाबी आई होगी ना हाथ में, तो कहीं ना कहीं दादाजी का तो ट्रस्ट है कि मेरा बेटा, मेरा पोता कुछ करके दिखाएगा। वहीं पर पोते की तरफ से एक कमिटमेंट है कि भाई दादाजी ने 2 पोते हैं, उनके दोनों में से सिर्फ मुझे चुना, अपने बेटों को भी नहीं दी चाबी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे उनके पार्ट से जो जो चाह रहे हैं मुझे वैसे ही काम करना है, मुझे उनके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना, ये मेरा कमिटमेंट है। हो गया मोटिवेट। यही होता है ऑर्गेनाइजिंग में, डेलीगेशन में। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब क्योंकि डेलीगेशन की वजह से आपको काम सिखाया जा रहा है, आपको अथॉरिटी दी जा रही है, आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, उसके साथ साथ आपकी आंसरेबिलिटी सेट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इफेक्टिवली वर्क करता है, क्योंकि आपके पास ये मौका है कि आप अपने तरीके से उस काम को कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। बस ये समझ गए तो डिसेंट्रलाइजेशन में दिक्कत नहीं आने वाली। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग पता चल चुका है, मैंने अभी आपको कंसेप्ट पूरा बता दिया है। अब इंपॉर्टेंस समझ लो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, क्विक डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं लेकिन डेलीगेशन के अंदर एक लिमिटेशन है, आपको लिमिटेड अथॉरिटी मिलती है डेलीगेशन में, बट डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी पूरी मिलती है। यानी कि अभी भी भले दादाजी ने या पापा ने दुकान की चाबी तो दे दी थी, लेकिन डिसीजन, मेन डिसीजन आपको उनसे पूछ कर ही करना है, पूछना है आपने उनसे हर चीज के लिए। बट वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, जहां पे एक्शन हो रहा होता है डिसीजन भी वही लिया जाता है, आपको अपने काम से रिलेटेड पूछने की जरूरत नहीं होती। हमने आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतनी आपको अथॉरिटी भी दे दी है कि अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो क्विक डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। बेटर कंट्रोल खैर यहां पर भी है कि कल को अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो भैया हमने आपके हाथों में सारी जिम्मेदारी दी थी, तो आप ही बताओ कि क्या हुआ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी एस्टैब्लिश हो सकता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकर आता है, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर सबके हाथों में पावर आ गई है अपने अपना काम करने के लिए, सब लोग यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेट फायदा किसका होगा? अगर सारे वर्कर्स अच्छा काम करेंगे तो फायदा किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे ग्रोथ होती है। उसके बाद मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दोनों पोतों को कभी ना कभी उन्होंने डिसेंट्रलाइज करते हुए यानी कि अथॉरिटी उनको सौंप दी। अब इससे उन्हें क्या पता चलेगा? इससे उन्हें यह पता चलेगा कि एक्चुअल में इन फ्यूचर कौन है मेरा लायक पोता जिसके हाथ में चाबी सौंपनी चाहिए। जरूरी थोड़ी दोनों पोते अच्छा काम करे होंगे। एक ने उस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा दिया 1 महीने में ही, और एक ने जितना चल रहा था उसको भी खराब कर दिया। उसकी यारी दोस्ती ऐसी सब आके बैठ जाते थे जिससे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब काम हो रहा है, तो इस वजह से क्या वो बिजनेस गड़बड़ हो गया। तो अब उन्हें पता चल गया ना कि इन फ्यूचर वो कौन सा पोता है जिसके हाथ में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, हम ऐसे अथॉरिटीज दे के देख रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा हमारा एम्प्लॉय है जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना जानता है, जो कर पाएगा, तो वो क्वालिफाइड पर्सनल्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद इनिशिएटिव्स अमंग द सबऑर्डिनेट्स। देखो कहीं ना कहीं डेलीगेशन में सुपीरियर आपकी मदद कर रहा होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आपको खुद करना है। एक बार आपके सामने दिक्कत आई, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए सिचुएशन में, फिर क्या करते हो कि जब अपने ऊपर पड़ती है ना, इंसान सब सीख जाता है। ठीक है, तो जब आप डेली एनकाउंटर कर रहे हो किसी प्रॉब्लम का, तो आप सेल्फ रिलायंट हो जाओगे, आत्मनिर्भर। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा इस 1 महीने के अंदर कि अगर ये ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इनिशिएटिव लेना सीखोगे। इनिशिएटिव मतलब खुद आगे बढ़कर काम को करना सीख जाओगे, सेल्फ रियलाइंट हो जाओगे, कीवर्ड बताया। नेक्स्ट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। भाई अकेले दादाजी संभाल रहे थे ना सब कुछ, या पापा संभाल रहे थे, अब तुम्हें भी उन्होंने जिम्मेदारी दी, तुम संभालना सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके कंधों का बोझ कम हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है। अब वो उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और की एरियाज के अंदर, किसी और इंपॉर्टेंट मैटर के लिए वो अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है। क्लियर हो गया? अब लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने लिखा तो यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन पहली बात दोनों से ही केस स्टडी आने के चांस है। केस स्टडी या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में भी, या 3 से 4 या 6 नंबर किसी में भी। ठीक है। दूसरी चीज,
ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जा रहे थे आपके PYQs में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट 3 एडवांटेजेस ऑफ इट। फिर किसी दूसरे सेट में पूछ लिया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी फंक्शनल और डिविजनल। जब कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है ना, उसका मीनिंग भी है, फीचर भी है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, डिफरेंस भी है। बेटर टू लर्न डिफरेंस। आप डिफरेंस को लर्न करो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे देता है, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अगर आप बुक में से देखें तो बड़े हैं, कितना पढ़ोगे? तो मैं तो कहती हूँ डिफरेंस को ऐसे पढ़ लो कि आपको कॉन्सेप्ट वहीं से ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहले हम मीनिंग समझ लें। वो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी से एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि कंपनी में जो हमारी जॉब पोजीशन जो हमें रिश्ता बनाकर देती है, जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, बेसिकली वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहीं पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपसी बातचीत से निकल गया है। सामने बैठे हुए दो डेस्क पे दो एम्प्लॉइज आमने सामने बैठे हुए हैं, फिर वो जो आंखों इशारों से हम लोगों ने एक दूसरे से बात करी, फिर बाहर मिले, नंबर एक्सचेंज किए, सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, तो ये वहीं से लोग तो वहीं मिले ना, लेकिन इंटरेक्शन सोशली हुआ है। दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मीनिंग क्लियर? अब डिफरेंस पे आओ। ओरिजिन ये कहां से निकलता है? ये निकलता है आपकी फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, मैंने अभी आपको बताया, जॉब पोजीशन से। बट इनफॉर्मल कहां से निकलता है? सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉइज बट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अथॉरिटी। फॉर्मल में अथॉरिटी आपकी जॉब पोजीशन से निकलती है, लेकिन इनफॉर्मल में हम किसी को ज्यादा अथॉरिटी उसकी क्वालिटीज की वजह से देते हैं। जैसे कि आप लोगों का एक ग्रुप है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, आप लोगों का एक ग्रुप है, आप किसी की बात ज्यादा सुनते हो। क्यों? क्योंकि शायद आपको उसकी क्वालिटीज अच्छी लगती है, इसलिए आप उसकी बात को सुन लेते हो। ठीक, तो ये अराइज होता है किसी भी पर्सन की क्वालिटी से। यहाँ पर अथॉरिटी। बिहेवियर, यहां बिहेवियर होगा भाई रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब वहां पर प्रिडिक्टेड होता है, फॉर्मल में आप कैसे बिहेव कर रहे हो वो प्रिडिक्टेड है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। बट इनफॉर्मल में किसी भी तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में रहते, कोई स्केलर चेन वगैरह तो फॉलो करनी नहीं होती है, तो यहाँ पर आप कैसे मर्जी भी रह सकते हो। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे तो स्केलर चेन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई चेन नहीं होती, आप कैसे भी किसी से बातचीत कर सकते हो। नेचर, जो फॉर्मल है वो रिजिड है, स्ट्रिक्ट है ना, रूल्स और रेगुलेशन है, बट इनफॉर्मल कैसा है? फ्लेक्सिबल है। लीडरशिप, फॉर्मल में मैनेजर्स लीडर होते हैं, इनफॉर्मल में लीडर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, आपकी इच्छा, आप अपने बीच में से किसी को लीडर बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। वहीं पे डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कहूंगी, प्रोडक्ट। डिविजन्स ना बोल के प्रोडक्ट याद रखो, क्योंकि ये इसका कीवर्ड है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? फॉर्मेशन, ये कैसे बनता है? इट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, बट डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड होता है प्रोडक्ट से, बट सपोर्टेड बाय द फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक फंक्शन को पूरी अटेंशन दी जाती है, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, HR, हर किसी फंक्शन को अलग से यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में पूरे प्रोडक्ट को फोकस किया जाता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक डिविजनल हेड होता है, उसको सब कुछ आता होता है, तो यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कह सकते हो कि फिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है। नहीं, मैं तो वही काम कर रहा हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट वाला गलत काम कर रहा है, सेल्स वाला कहता है नहीं मार्केटिंग वाला गलत कर रहा है, मार्केटिंग कहता है फाइनेंस वाला गलत कर रहा है, एक दूसरे पे शिफ्ट हो गई, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में पूरे डिवीजन का, जहां पे सारे फंक्शन हो रहे हैं, एक हेड होता है, डिविजनल हेड, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ज्यादा आसान है। मैनेजरल डेवलपमेंट डिविजनल में होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल में तो आपको सिर्फ एक ही फंक्शन की जानकारी है, बट मैनेजरल डेवलपमेंट डिविजनल में इसलिए है क्योंकि एक डिविजनल हेड को सारे फंक्शंस आते होते हैं। कॉस्ट, सस्ता कौन सा है? लेकिन फंक्शनल, क्योंकि यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस नहीं है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो चारों प्रोडक्ट के अलग अलग फंक्शन होंगे। 4 प्रोडक्ट है तो 4 प्रोडक्शन, 4 सेल्स, 4 मार्केटिंग, अलग अलग। ठीक है, तो कॉस्टली है डिविजनल। कोऑर्डिनेशन कहाँ
कैसे कर सकते हो? अगर एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में हो आप, मल्टी प्रोडक्ट मतलब एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बनाते हो, तो फंक्शनल में तो मुश्किल है कोऑर्डिनेशन, वहां पर कौन सा बेस्ट रहता है? डिविजनल। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरह आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हमने कर लिए। अब इससे आपको केस स्टडी करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, द चीफ साइंटिस्ट एट स्पेस रोवर, अ प्राइवेट रिसर्च ग्रुप, डिसाइडेड टू सेंड सम इनोवेटिव आइडियाज regarding the mission to the chief scientist of Chandrayaan 3. The chief scientist at space rover formed 4 groups for the same. As it was an intellectual activity of thinking rather than doing, these 4 groups started interacting with each other, and the friendships developed. On the basis of their interaction and friendship, some members from each group formed entertainment through reading group, which showed conformity in terms of their interest. Entertainment through reading group has no written rules and was unstable in form and scope and had no fixed line of communication. The members of this group enhanced the morale of each other, enjoyed drinking coffee together, read books, served different issues of their work areas, and provided support to each other. Ultimately, this group developed some innovative ideas which were sent by the space rover to chief scientist of Chandrayaan 3. Though this group was formed for recreation, but it contributed towards fulfillment of organizational objective. क्या हुआ पूरे उसमें कि बेसिकली एक चंद्रयान 3 करके इनका एक मिशन था, उसके अंदर ये लोग सारे लोग मिले और आपस में मिलने जुलने के बाद इन्होंने अपना ही एक सेपरेट ग्रुप बना लिया, जिसमें ये लोग अपने पर्सनल थॉट्स शेयर करते थे रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स और वगैरह उस सब चीजों के बारे में पूरा डिस्कशन चलता था। और वहीं से इन्हें कुछ न्यू आइडियाज मिले जिसको इन्होंने इंप्लीमेंट किया अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये पूछना चाह रहा है अब आपसे क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एमर्ज्ड एंटरटेनमेंट थ्रू रीडिंग। 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल जहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं, चेन ऑफ कमांड है, और इनफॉर्मल एक अलग ही सोशल इंटरेक्शन जो आपका विद इन द फॉर्मल राइज होता है, तो दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी तरीके से 3 एडवांटेज लिखनी थी आपको, तो कोई भी 3 एडवांटेज लिख सकते हो यहाँ पर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये सोशल नीड को सेटिस्फाई करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके फॉर्मल में कंप्लीट नहीं हो पाते वो इनफॉर्मल में जाके कंप्लीट हो जाते हैं, और जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होनी होती है वो भी यहाँ पर फास्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यू है, सीधा साधा सा, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। Resident Welfare Association of Noida, Sector 15, decided to organize Diwali Mela on the eve of Diwali. They listed all the activities to be done, grouped them as per their nature, and assigned the activities, duties to different people of their association. After completion of the Mela, they found that it was not a success to different people. It was not a success. While analyzing the reason, the president of RWA found that mere allocation of work was not enough in the organization. He found that an important step in organizing process was missing. Identify that step. आपको क्वेश्चन पहले देखो, आंसर तो आपको नीचे दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये था कि एक नोएडा का एक सेक्टर 15 है जिसके अंदर एक एसोसिएशन बना हुआ है। उन्होंने जब दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया तो उन्होंने सारी एक्टिविटीज को एक लिस्ट बना ली, ग्रुप कर दिया उनके नेचर के अकॉर्डिंग, ड्यूटीज असाइन भी कर दी है अलग अलग लोगों को एसोसिएशन के अंदर। जब मेला कंप्लीट हुआ तो उन्हें ये पता चला कि काम सही से नहीं हुआ, मेला जो ऑर्गेनाइज हुआ वो सक्सेस नहीं था। रीजन जब एनालाइज किया तो ये पता चला कि जो प्रेसिडेंट था आरडब्ल्यूए का, उसने सिर्फ काम को बांटा। सिर्फ काम को बांटने से कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग का एक फंक्शन मिस किया, एक प्रोसेस का एक स्टेप मिस किया। कौन सा? एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, ये तो आपने बताया ही नहीं ना, सिर्फ काम बांट दिया है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसी जाके ऑर्डर लेगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एफएम, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन जो क्वेश्चन है अब वो किस चीज का है? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है, उसी की 2 एडवांटेज और 2 लिमिटेशंस बतानी है आपको। ठीक है, FM Tech Limited is one of the leading information technology service provider company in Delhi. To enable the smooth functioning of the enterprise, job description and rules and procedure related to the work processes are laid down. The company specifies clearly the boundaries of authority and responsibility, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve the organization goals. आपने जब यहाँ पे लाइनें पढ़ी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
क्लियर डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं जॉब के, रूल्स और रेगुलेशन भी उन्होंने समझा दिए हैं, कंपनी ने बाउंड्रीज बता दी है कि देखो इतनी ही अथॉरिटी और इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि कम फ्रीडम दिख रही है ना, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, फॉर्मल में, ठीक है। और उसी की ही कोई दो एडवांटेज और कोई दो डिसएडवांटेज आपको बतानी है, ठीक है। तो देख लो एक बार, दो एडवांटेज में जैसे कि इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स है, वहीं पे डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है, प्रोसीजरल डिलेज, कि भाई आपको सबसे पूछना पड़ता है, पूरा चेन ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फोकस है, जो एम्फेसाइज है, वो किस पे ज्यादा, वर्क पे, रादर देन द पर्सनल रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन के अंदर हम जो केस स्टडी देख रहे हैं थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी है, और नीचे अगर हम देखें तो अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। अब जब आप ये वर्ड देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो माइंड में लेकर आओ दो स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। और फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली फंक्शंस के बेसिस पे बनाया जाता है, चाहे सिंगल प्रोडक्ट है लेकिन उसके अलग अलग फंक्शंस हैं, बट वहीं पे जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे और मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा स्ट्रक्चर है। Voltage fluctuations have been common and quite high in India. They harm our electric appliances like television, refrigerators, and air conditioners, often leaving them in a permanently damaged condition. Engard company decided to manufacture stabilizers for the North Indian, where the voltage fluctuation ranges from 220 watt to 230 watt. Once the demand for the North India was taken care of, they decided to launch the stabilizers of varying voltages, from 90 voltage to 260 voltage, for meeting the requirement of voltage fluctuation in other regions of India also. 3 engineers were appointed for south, west, east regions of India, as the voltage different in all 3 regions. Though all the engineers were appointed to manufacture the stabilizer, but the product differed from region to region. करिए अब identify. फंक्शनल लगा या डिविजनल? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है बेसिकली, उसकी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम ना अलग अलग वोल्टेजेस के स्टेबलाइजर्स बनाए करेंगे। उन्होंने यहाँ पर अब आपको रीजन वाइज डिफरेंशिएट किया कि आप अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे। अब जहां अलग अलग प्रोडक्ट की बात आई गई, तो अभी मैंने आपको बताया वहां कौन सा आएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी के दो एडवांटेज और दो लिमिटेशंस। तो एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो कि डिविजनल हेड को पूरा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है, उसको सारी एरियाज में एक्सपीरियंस होता है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी आसान होता है। बट वहीं पे मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट होंगे उतनी बार वो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, प्लस ये कहीं ना कहीं कॉस्टली भी होता है इसी वजह से। और यहाँ पर कई बार क्या है कि जब एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी भी हमारी अच्छी खासी है, और यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, 3 एडवांटेज बतानी है फिर उसके बाद उसकी। Aradhana and Gandharv are heads of 2 different departments in Yumco Limited. They are efficient managers and are able to motivate the employees of their respective departments to improve the performance. However, they drive to excel in their own sphere of activity instead of giving emphasis on objective of the enterprise has hindered the interaction between the departments that Aradhana and Gandharv are heading. Often there are inter-department conflicts and they have become incompatible. This has proved to be harmful in the fulfillment of the organizational objectives. The situation has deteriorated to such an extent that the CEO of Yumco Limited has hired a consultant, Rashmi, to solve the problem. After studying the situation closely, Rashmi found that the problem has arisen due to inflexibility and the narrow perspective on the part of both Aradhya and the Gandharv. She is also of the view that this situation is a result of type of organization structure that Yumco has adopted. So from the above situation, identify the organization structure adopted by Yumco Limited. दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है यूमको लिमिटेड में, उनके 2 हेड है, आराधना और गंधर्व, ठीक है। एफिशिएंट है, मोटिवेट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और अपने अपने एरिया में दोनों ही परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन कई बार उन्होंने ये देखा कि जब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने जाते हैं तो जो दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं वो सफर कर रहा है, ठीक है। और इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा अराइज हो रहे हैं और इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि एक साथ नहीं चल पा रहे हैं।
और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए हार्मफुल है कि वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें एक कंसल्टेंट को हायर करना पड़ा, रश्मि को, और रश्मि ने ये निकाला कि देखो प्रॉब्लम हुई है इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, कि दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे, नैरो है, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करे, एक दूसरे को समझ नहीं रहे। और ये हो रहा है कि जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है ये उसकी वजह से हुआ है। साफ पता चल गया भाई। जो ये वाली लाइन लिखी थी ना उन्होंने, इंटरपर्सनल इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया, अगर ये इंटर डिविजनल कॉन्फ्लिक्ट होता तो भैया मैं कहती डिविजनल चल रहा है। उन्होंने इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात भी बोली, तो ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी बोला गया, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बोला गया, यहीं से हमें समझ में आ गया कि ये एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या कर देना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर, ताकि दोनों अपना अलग अलग काम करें, क्योंकि दोनों जब साथ काम नहीं कर पा रहे तो उनको अलग कर दो। ठीक है, तो इसी की ही आपको 3 एडवांटेजेस बतानी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज बाय द समीर गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स एंड एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर मैं नीचे क्वेश्चन को देखूं तो आप ये जज ही नहीं कर सकते कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है। कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर में हो सकता है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में है, तो कॉन्सेप्ट उसमें क्या है, 2 ही कॉन्सेप्ट है, बट अभी नहीं बता रही मैं आपको। हम भी केस स्टडी को ही देखेंगे हम कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया। समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डोनेरा लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स फॉर द इंडियन रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉइज। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स as the product was good and marketed well. The demand of its product went up. To increase the production, the company decided to recruit additional employees. यहां से देखो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाएगा कि एडिशनल एम्प्लॉयज रिक्रूट कर रहे हैं, आधा पढ़ के बच्चे रिक्रूटमेंट लिखाते हैं, पूरा पढ़ना है। Sameer Gupta was earlier taking all the decisions for the company and had to selectively disperse the authority. He believed that subordinates are competent, capable, and resourceful and can assume the responsibility for the effective implementation of their decision. This paid off and the company was not only able to increase its production but also expanded its product range. देखो उन्होंने बोला कि पहले के टाइम पे क्या था, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी इंडियन रूरल मार्केट के अंदर, 15 एम्प्लॉइज के साथ कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी अपने इनिशियल ईयर्स में, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, अच्छे से मार्केट में बिक भी रहा था। कंपनी ने डिसाइड किया अब एक्स्ट्रा वर्कर रखेंगे। समीर गुप्ता जो पहले सारे डिसीजन खुद ले रहा था, क्योंकि पहले 15 एम्प्लॉइज थे, अब एडिशनल एम्प्लॉइज आए तो उसने क्या करना है, अथॉरिटी को सिलेक्टिवली बांटना है। डिस्पर्स मतलब बांटना है, ठीक है, शेयर करना है। अब उसको क्योंकि पता था कि उसके सबऑर्डिनेट्स जो है वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो यहाँ जो उसने अपनी अथॉरिटी बांटी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डेलीगेशन क्यों नहीं है, क्योंकि एक को नहीं दी है, उसने अपने सभी सबऑर्डिनेट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करी है। हाँ जी, तो उसी की आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है, जैसे कि डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉइज, उसके बाद डेवलप्स मैनेजरल टैलेंट, क्विक डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेटर कंट्रोल। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये कुछ केस स्टडीज आई, जिसमें हमने ओवरऑल एक चीज देखी कि जो केस स्टडी ज्यादातर पूछी जा रही हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर से। ठीक है, ज्यादातर हमें पूरी केस स्टडीज में वही दिखा, प्लस एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का भी देखा है। तो फोकस अब आपको पता चल चुका होगा कि किस पे ज्यादा करना है। ठीक है।